अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क, कुल आबादी का 70% से ज़ायद इसी शोबा से मुंसलिक, और उस 70% में से 80% किसान हर साल गंदम भी काश्त करते हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान को मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए 2 से 3 मिलियन टन हर साल गंदम ऐसे ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ती है जो ज़री मुल्क होने का दावा भी नहीं करते। हम कुल ज़ेरे काश ज़री रकबे में से 50% पर गंदम काश्त करते हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में 23 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की गई, जबकि हमारी कुल पैदावार 27 मिलियन टन थी, यानी फ़ी एकड़ 25 मन गंदम हमने हासिल की। जबकि न्यूजीलैंड, जिसको गंदम का बहुत अच्छा पैदावारी मुल्क नहीं समझा जाता, उसने 160 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल की, यानी हमारी फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है। हमारा किसान पैदावारी टेक्नोलॉजी में किसी ना किसी जगह पे दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम उसी गलती की निशानदेही करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह मुतबादल ज़री मुदाखिल इस्तेमाल करके फ़ी एकड़ पैदावारी लागत में कमी लाई जा सकती है और किस तरह फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सकती है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार की बात की जाए, सिर्फ 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार आई पाकिस्तान में किसानों की। इंतहाई मायूस कुन है। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो ज़मीन की साख्त है और हमारा जो इन्वायरमेंट है और जिस तरह की सहूलियात मैसर हैं किसानों को, 60 से 70 मन फ़ी एकड़ बाआसानी पैदावार आनी चाहिए। प्रैक्टिसेस किसानों की ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये पैदावार नहीं आ पा रही। हम किसानों को गंदम की बुवाई के तमाम मराहिल बड़ी तफसील से बताएंगे और साथ में माहिरीन की राय भी देंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो गंदम बुवाई का पहला मरहला प्यारे किसान भाइयों, ज़मीन की टेस्टिंग होता है। ज़मीन जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि उसमें किस नमकियात की ज़्यादती है, कौन से मिनरल्स हैं जो उसमें कम हैं जो आपको डालने चाहिए, आपके ज़मीन का पीएच कितना है, उसके अलावा आपकी ज़मीन की ईसी कितनी है, यानी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी कितनी है। ये सारी चीज़ें जब आप टेस्ट करवाएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन की कितनी कमी है, फास्फोरस की कितनी कमी है और पोटाश की कितनी कमी है। और जब ये आप ज़मीन का टेस्ट करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट आपके पास आएगी। उस रिपोर्ट में आपको जिसने लैब टेस्ट किया उसकी तरफ से हदायत भी लिखी हुई होंगी कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। इस तरह आप बेजा खादें इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो आपकी खादों का अखराजात आपकी खादों के बढ़ जाते हैं वो भी इस तरह कम हो सकते हैं। यानी आपकी ज़मीन को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस खाद की ज़रूरत है, वो ही डालनी पड़ेगी। तो आइए आपको बताते हैं कि अगर आपने ज़मीन का टेस्ट करवाना है तो आपको सैंपल कैसे लेना है। किसान भाइयों, ज़मीन का सैंपल लेते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि 3 सैंपल लेने हैं। एक सैंपल जो आपकी ऊपर वाली सतह है ज़मीन की, उसका आप लेंगे और ये मुट्ठी भर मिट्टी काफ़ी है और इसके ऊपर मार्कर से लिखेंगे कि ऊपर वाला सैंपल। ये हमारा एक सैंपल हो गया, इसके ऊपर हमने लिख दिया ताकि ये मिक्स ना हो, क्योंकि मिक्स अगर हो गया तो फिर आपका टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं आएगी। और दूसरा जो सैंपल आपने लेना है वो तकरीबन 6 इंच गहरा, 6 इंच गहराई से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर इसके ऊपर उसी तरह आप लिख देंगे दरमियान वाला सैंपल। और इसके ऊपर आपने फार्म का नाम ज़रूर लिखना है ताकि जिस लैब में आप लेके जा रहे हैं उस लैब में तशख़ीस हो सके, पता चल सके, ट्रेसेबिलिटी हो कि ये सैंपल किस फार्मर से आया है। और किसान भाइयों, तीसरा जो सैंपल है आपका वो 1 फुट गहरा खड्डा होना चाहिए। उस खड्डे से आपने निकालना है। अगर आपके पास आगर मौजूद है तो फिर खड्डे की भी ज़रूरत नहीं है, तो आगर आपको मिट्टी का सैंपल अच्छे तरीके से निकाल के दे सकती है। अगर मौजूद नहीं है तो आप कई से ये सैंपल निकाल सकते हैं। ये हमारा
सबसे नीचे वाला सैंपल है, इसके ऊपर मैं इसी तरह लिख लूँगा नीचे वाला सैंपल और ऊपर फार्म का नाम। लेकिन जी ये आपकी मट्टी का सैंपल तैयार हो चुका है। किसान भाइयों, आपको बड़ी अहम बात बता दूं कि ये सैंपल जो हम टेस्ट करवाते हैं ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी है, सहूलत दी है किसानों के लिए। हर ज़िले में मट्टी की टेस्ट की जांच की लैब मौजूद है और वो सिर्फ अलामती फ़ीस 5 रुपये फ़ी सैंपल के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे और इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से, किसान भाइयों को इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए और टेस्ट के बाद ही अपनी गंदम की फसल के लिए खादों का प्लान तैयार करना चाहिए। ज़मीन का जो तजिया है ना, इसकी अहमियत इसी तरह समझ लें कि जिस तरह इंसान के लिए अपनी सेहत जानने के लिए मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ के टेस्ट होते हैं, उसी तरह ज़मीन की सेहत के मतलब भी जानने के लिए उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि ज़मीन में क्या किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। हम उसमें सबसे पहले तो उसका देखते हैं टेक्सचर, कि वो भारी ज़मीन है, दरमियानी ज़मीन है कि रेतली ज़मीन है। उसके बाद फिर हम उसका चेक करते हैं पीएच, क्योंकि पीएच जो है ना ये बड़ा डिपेंड करती है कि आप जो खाद डाल रहे हैं वो पौधे को मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। ये पीएच से पता चलता है कि उसकी कौन सी किस्म की खाद जो है ना उस ज़मीन में फ़ायदा देगी। उसके बाद हम उसके टोटल सॉल्ट्स जो हैं उसमें मौजूद हैं वो चेक करते हैं कि आया वो तो नहीं ज़्यादा हो गए जिससे फसल मुतासर होती है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं उसके ऑर्गेनिक मैटर उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका भी बहुत ज़्यादा अमल होता है। जो आप खाद डाल रहे हैं वो पौधों तक, अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो जो खाद आप डाल रहे हैं वो सारी पौधे को मिल जाएगी, लेकिन अगर वो कम होगा तो उससे वो ज़मीन जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है, तो वो पौधे को नहीं मिलती। इस वजह से अगर खाद डाल भी लें और पैदावार मुतासर होती है, वो चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद फिर एक ज़रूरी अनासर होता है फास्फोरस। वो आपकी जो मेनली जो पैदावार बढ़ती है ना वो फास्फोरस के साथ बढ़ती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है, वो पता होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक अगर हम खाद डालेंगे तो पैदावार यकीनी तौर पे बढ़ेगी। उसके साथ ही एक और बड़ा अनासर है जिसको हम पोटाश कहते हैं। वो पोटाश जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ फ्रूट या जो भी आप सब्ज़ी है तो सब्ज़ी, फल है तो फल, दाना अगर ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को वो बहुत इम्प्रूव करता है। उसकी जो साइज़ है वो बढ़ाता है, उसको बीमारियों से बचाता है पौधे को, तो यानी कि उसका बहुत अहम रोल है। वो चेक करते हैं कि उसकी कितनी कमी है उसमें, उस हिसाब से वो खाद होनी चाहिए। उससे ये है कि पौधे भी सेहतमंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये खुसूसी तौर पे ना ज़मींदारों के लिए ये लैब्स बनाई हैं, और ये चूँकि उन्होंने अहमियत का पता है गवर्नमेंट को भी, और तो इसलिए उन्होंने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी है। आपकी ज़मीन का एक नमूना जो है ना वो 7 रुपये में टेस्ट हो जाएगा, और पानी का जो है वो 6 रुपये में। गंदम की बवाई करते वक्त दूसरा अहम तरीन मरहला ज़मीन की तैयारी होता है। ज़मीन तैयार करते वक्त किसान भाइयों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ज़मीन अच्छी तरह भुरभुरी हो चुकी है। ज़मीन भुरभुरी करने के लिए बाज़ औक़ात 2 से 3 हल चलाने पड़ते हैं। बहरहाल कितने हल चलेंगे इसका सही अंदाज़ा आपकी ज़मीन की नेचर के ऊपर होगा। जितनी ज़्यादा सख्त होगी उतने ही ज़्यादा हल चलेंगे, और हल चलाने के बाद सुहागा भी लगाना पड़ता है। वो 2 या 3 सुहागा लगाने से आपकी ज़मीन बेहतरीन तैयार हो सकती है। किसान भाइयों, ये
ये लेज़र लेवलर मशीन है और ये ज़राअत के लिए और ख़ास तौर पर गंदम के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप बुआई से कबल इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप 15 से 20% अपनी क्रॉप लॉस कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी वजह है उसकी कि गंदम जो है वो वाटर लविंग क्रॉप नहीं है, यानी गंदम को पानी पसंद नहीं है। और अगर ज़मीन को लेज़र लेवल ना किया जाए तो किसी जगह पे पानी ज़्यादा खड़ा होगा और किसी जगह पे पानी बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से या तो बीज डूब जाएगा या खुश्क रह जाएगा। तो दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। तो गंदम की अच्छी पैदावार के लिए लेज़र लेवल का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। जब आप ज़मीन को अच्छी तरह बुरबरी कर चुके हों, सुहागा लगा चुके हों, उसके बाद ज़मीन को लेज़र लेवल कर लें ताकि पानी की तकसीम बिल्कुल बराबर हो जाए पूरे एकड़ में। और बहुत अच्छा होता है कि अगर आप 5 से 10 एकड़ का प्लॉट बना लें तो इस प्लॉट में आप लार्ज स्केल पे जब वीड सोइंग करेंगे तो मशीन चलाने में भी आसानी होगी और आपका डीज़ल का ख़र्चा भी कम आएगा। किस इलाके में कौन सा बीज ज़्यादा पैदावार दे सकता है और बीमारियों से महफूज रह सकता है, इस हवाले से हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ सीड की वेराइटीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं। आइए आपको तफसीलन बताते हैं कि आप किस इलाके में हैं और वहाँ कौन सा बीज ज़्यादा पैदावार दे सकता है। हमारे सेहतमंद बीज की जो जर्मिनेशन की रेशो है वो 80% से ज़्यादा नहीं है और इसमें अगर बीज इतने डैमेज होंगे, टूटे हुए होंगे या सेहतमंद नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो जर्मिनेशन से आउट हो जाएंगे। इस तरह हम मज़ीद जो पर एकड़ प्रोडक्शन है उसमें कमी का शिकार होंगे। इसलिए जब भी आपने बीज का चुनाव करना है, मुट्ठी भर बीज अपनी हथेली में रखें और चेक करें कि उसमें इस तरह के बीज ना हो। सेहतमंद बीज अच्छी पैदावार का ज़ामिन होता है। अगर आप भी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा चाहते हैं तो इस तरह का बीज मत इस्तेमाल करें। किसी मुस्तनद कंपनी से हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा बीज खरीद कर इस्तेमाल करें ताकि आप भी 82 मन की दौड़ में शामिल हो सकें। गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त कौन सा है, इसका ताल्लुक किसी महीने या हफ्ते से नहीं है, बल्कि माहिरीन के मुताबिक बेहतरीन वक्त वो है जब दिन और रात का टेम्परेचर मिलाकर 25 डिग्री पर पहुंच जाए। और ये कैसे मालूम करें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अब दर्जा हरारत हो चुका है, तो इसका आसान तरीका है कि दिन 12 बजे और रात 12 बजे का टेम्परेचर जमा करें और इसको 2 पे तकसीम कर दें। इस तरह आपके पास दिन और रात का औसत दर्जा हरारत आ जाएगा। तो 25 दर्जा हरारत बेहतरीन वक्त है गंदम की काश्त का। एक और बहुत अहम सवाल कि फ़ी एकड़ गंदम का कितना बीज डालना चाहिए। बाज़ औक़ात फ़ी एकड़ पैदावार में बीज की ज़्यादती भी पैदावार में कमी का बायस बन जाती है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक वीट की प्लांट पॉपुलेशन यानी गंदम के पौधों की फ़ी एकड़ तादाद 1.5 से 2 लाख तक होनी चाहिए। और अगर प्रिसीजन प्लांटर से ये काश्त की जाए यानी गंदम का बीज प्रिसीजन प्लांटर से लगाया जाए तो ये तादाद 8 से 10 किलो बीज में पूरी हो जाती है। और चूँकि हमारी जो गंदम है इसके सीड का जर्मिनेशन रेशो 70 से 80% है, तो हम एहतियातन 2 किलो मज़ीद बीज इसमें जमा कर लेते हैं। तो इस तरह 10 से 12 किलो फ़ी एकड़ बीज काफ़ी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में प्रिसीजन प्लांटर ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ी एकड़ 40 से 50 किलो बीज डालना पड़ता है। और अगर हम मिड दिसंबर के बाद बुवाई कर रहे हों तो फिर हमें 50 से 60 किलो बीज फ़ी एकड़ डालना पड़ता है, तब जाके हमारी पैदावार पूरी होती है। खादों का
इस्तेमाल अच्छी पैदावार के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। गंदम को कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए, इसका आप अंदाज़ा मत लगाएं और लोगों की बातों पे मत जाएं, बल्कि अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाएं और उस टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो लैब वाला आपको रिकमेंड करे वो वाली खादें डालें। इससे आपकी फ़ी एकड़ इनपुट कॉस्ट भी कम होगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं, गुज़श्ता 20 साल से फार्मर्स की रहनुमाई कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारा किसान फ़ी एकड़ पैदावार इतनी कम क्यों ले रहा है। जी डॉक्टर साहब। मेन वजह जो रीज़न है ना, वो हमारी रवायती काश्तकारी देखी या कह लें ब्लाइंड कल्टीवेशन आपने कर लिया ना, कुछ फर्टिलाइज़र डाली सोचे समझे बगैर मैंने वैसे कर ली कि मेरे पास कौन सी वैरायटी है, कब लगी है, मेरी सॉइल कैसी है, उसको ज़रूरत है नहीं। ये जो देखा देखी हम काश्तकारी करते हैं ना जी, उससे हम अपनी यील्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यील्ड उस तरह नहीं ले पाते। आपने लिखा होगा जी 1 से 1.5 बोरी DAP, आधी बोरी पोटाश, 1 बोरी पोटाश। मैं कहता हूँ ये सब के लिए नहीं है। हाफसाबाद, DI खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीमयार खान जो फार्मर बैठा है, ये उस हर एक के हर इवन एक गांव के हर एक एकड़ के लिए भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी उस सॉइल एनालिसिस के मुताबिक उसने चलना है। और दूसरा मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, खादें बहुत महंगी हो गई। DAP को आप देखें, SOP को देखें, वाइजली यूज़ करना है खाद को। अक्लमंदी ये है कि आप आंखें बंद करके 1.5 या 2 बोरी जिसके पास सकत है वो डाल देता, ज़रूरत उसको आधी बोरी की है। जनाब, हर पाकिस्तानी साल में 130 किलोग्राम गंदम या उससे बनी हुई मसनूआत खाता है। एक तवील मुसाफत के बाद हम इस वक्त पहुंच चुके हैं ज़िला रहीम यार खान में, और जिस फार्म पर अब हम मौजूद हैं ये फार्म कर्नल मोहम्मद उमर खान फार्म है। और इस फार्म की ख़ास बात यह है कि गुज़श्ता सीज़न में इस फार्म से फार्म के मैनेजर मोहम्मद आसिफ ने 82 मन फ़ी एकड़ पैदावार लेकर पाकिस्तान भर में रिकॉर्ड कायम किया और हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको फर्स्ट प्राइज़ भी दिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम। आप सुनाएं। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और सुनो TV वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोग्राम के लिए हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाए। बस इंशाल्लाह हमारे जितने भी किसान भाई हैं हमारे हीरो हैं, और जो भी अच्छी पैदावार लेगा हम उनको स्क्रीन पे लेके आएंगे और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम पब्लिक को दिखाएंगे। ये बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। इससे ज़िम्मेदारों का इमेज बेहतर होगा और वो बेहतर से बेहतर पैदावार लेंगे और इससे मुल्क को बेहतरीन पैदावार बढ़ेगी और फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ आज हम आपसे वो राज उगलवाएंगे, अपने किसानों को बताएंगे। जो किसान हमारा 25 मन ले रहा है उसको हमने आज बताना है, समझाना है कि वो 82 मन कैसे ले जैसे आपने ली। इंशाल्लाह ज़रूर जी, हर वो चीज़ बताएंगे जैसे दूसरे ज़िम्मेदार का फ़ायदा हो। आसिफ साहब, आप माशाल्लाह गुज़श्ता 5 सालों से 330 एकड़ का एक बड़ा फार्म है ये मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो आपने गंदम लास्ट टाइम लगाई है वो कितने एकड़ पे थी? हमारी पिछले साल गंदम 110 एकड़ पे थी। नुमाइशी प्लॉट की पैदावार 82 मन ली आपने, तो जो बाकी ओवरऑल फार्म था उसकी क्या प्रोडक्शन आई? हमारी ओवरऑल जो पैदावार है वो 52 मन पर एकड़, 110 एकड़ एवरेज जो हमारी बनी है वो 52 मन बनी है। यानी गुज़श्ता साल हमारा जो आम फार्मर है उसकी जो एवरेज थी वो 25 मन थी, तो आपकी उससे डबल से भी ज़्यादा है। तो आपकी माहिराना राय हम ज़रूर अपने किसानों तक पहुंचाएंगे और आपके जो तजुर्बात हैं उससे हम अपने किसान भाइयों को ज़रूर मुस्तफ़ीद करेंगे ताकि वो भी अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकें। हम आपको लिए चलेंगे आसिफ साहब के साथ इनके फार्म पर। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अवाम आपको सुनना चाहती है। आप इस वक्त रोल मॉडल हैं
गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए। तो आपकी हर बात किसान फॉलो करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें वो बातें बताएं जो किसान करें और उनको आप जितनी पैदावार मिले। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। हमने सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब किया, जो हमारी सबसे अच्छी ज़मीन होती है, मेरा ज़मीन, उसको। फिर उसके बाद हमने ज़मीन का एनालिसिस करवाया ताकि उसका पता चल सके कि उसमें कौन सी चीज़ की कमी है और कौन सी ज़्यादती है। उसी के हिसाब से फिर हमने फर्टिलाइज़र प्लान तरतीब देना होता है ताकि गंदम की पैदावार में कमी ना आए, इजाफा हो। और उसी के हिसाब से हमने फिर गंदम की वैरायटीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं जो महकमा ज़राअत की तरफ से सिफारिश करदा होती हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सकें। हमने पिछले साल जो वैरायटी सेलेक्ट की थी जिस पे हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, वो दिलकश 2021 अप्रूव्ड वैरायटी है। गवर्नमेंट पंजाब सीड कॉरपोरेशन से भी ये वैरायटी आसानी से आम ज़िम्मेदारों को भी मिल जाती है। हाँ जी, उसके अलावा फिर जब हमने अपनी गंदम लगाई तो उसका सोइंग टाइम जो है ना वो देखना पड़ता है। हमारे इस इलाके में 25 अक्टूबर से काश्त, गंदम की काश्त शुरू हो जाती है। तो हमने नवंबर के पहले हफ्ते में अपनी जो गंदम की काश्त थी वो कंप्लीट कर ली। 5 नवंबर को हमने अपनी वैरायटी लगा ली और गंदम लगाने के बाद हमने यानी कि ज़मीन तैयार की। ज़मीन की तैयारी जो है ना वो हम जदीद आलात, जो ज़रूरी आलात इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, वो हमारे पास फार्म पे मौजूद हैं, उनसे हमने ज़मीन की तैयारी की, रूटावेट किया, कल्टी हल और ड्रिल के साथ हमने काश्त की। ड्रिल काश्त जो है ना इससे पैदावार में 2 से 3 मन अज़ाफ़ी पैदावार होती है। बाकी जितने भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं गंदम की काश्त के लिए उससे ये बेहतर है। उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र प्लान 2 बैग DAP और 1 बैग पोटाश। हमारे ज़िम्मेदार हजरात अमूमन DAP तो इस्तेमाल करते हैं, DAP काफ़ी महंगी खाद है, पोटाश ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं जितने भी ज़िम्मेदार भाई हैं वो अपनी ज़मीनों का एनालिसिस करवाएं और अपनी ज़मीनों का फर्टिलाइज़र प्लान उस एनालिसिस के मुताबिक तैयार करें। बल्कि जब किसान रिपोर्ट करवाएंगे तो लैब की जो रिकमेंडेशंस होती है उसमें लिखा होता है कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद आप अपना फर्टिलाइज़र प्लान दें। फसल आप जो लगाई है काटन की, हमने जो लगाई है, हमने अपनी पूरी फसल तैयार की, उसको सिर्फ 3 पानी लगाए हैं। जो सबसे अहम चीज़ है ना वो गंदम की फसल को पानी लगाने के मराहिल हैं, उनको टाइम पे, यानी कि वो टाइम से पहले लगाएंगे तो आपकी फसल नुकसान में चली जाएगी। टाइम से ज़्यादा ओवर करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर भी वो नुकसान करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि गंदम काश्त करने के तकरीबन 20 से 22 दिन तक तकरीबन गंदम की जो फसल है उसके 3 पत्ते निकल आते हैं। इसकी ये आम निशानी है, तमाम ज़िम्मेदार जो भी काश्तकारी करते हैं सबको इसका इल्म है। 3 पत्ते जब गंदम की फसल के हो जाएं तो वो अपनी फसल को पहला पानी लगा दें और पहले पानी के साथ यूरिया लाजमी दें। यूरिया फसल की ज़रूरत है। उस वक्त फसल ने, गंदम की फसल ने अपने टिलर्स बनाने होते हैं, शगुफ़े बनाने होते हैं, झाड़ बनाना होता है जो ज़्यादा पैदावार के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमने अपनी गंदम की फसल पे जब दूसरा पानी तकरीबन 1 महीने के बाद लगाया, 1 महीने का गैप दिया, 1 महीने के बाद हमने दूसरा पानी लगाया अपनी गंदम को और गंदम के दूसरे पानी में हमने उसको फास्फोरस और यूरिया, यानी कि मिड लाइफ में फास्फोरस गंदम की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमने दी। उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हमें और ये हमारा 2 पानी कंप्लीट हो गए। दूसरे पानी के बाद हमने, यानी हमारे जो किसान हैं वो नॉर्मली जब ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं बेसिल डोज के तौर पे DAP देते हैं, फास्फोरस। हाँ, तो आपने 1 महीने बाद जब आपने दूसरा पानी लगाया तब भी आपने DAP तकरीबन हमारी फसल उस वक्त 55 दिन की थी जब हमने उसको दूसरा पानी लगाया और दूसरे पानी के साथ हमने मिड लाइफ जो दरमियान उसकी फसल की है ना ज़िंदगी, उसमें हमने 1 बैग NP, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज़ें उसमें है, वो हमने पर एकड़ के हिसाब से इसमें डाला। उसके बाद हमने NPK का, जब ये वतर हालत में आ गई तो NPK का हमने स्प्रे भी किया
और उसके साथ हमने अमाइनो एसिड का स्प्रे भी अपनी फसल पे किया, उसके भी बड़े शानदार रिजल्ट्स मिले हैं। उससे हमारी फसल इक्वल हो गई, पूरे ब्लॉक में 5 एकड़ के ब्लॉक में बराबर हो गई, यानी कि वो पैचेस में नहीं थी। मैं ज़रा नाजरीन को NPK का बता दूं, क्योंकि ये हो सकता है कुछ किसानों को इसका पता ना हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को NPK कहते हैं, और ये 3 जो बेसिक हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो ज़मीन की ज़रूरत है, ये वो वाले हैं। और जब गंदम बड़ी हो जाती है, जब आप NPK अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर ये लिक्विड फार्म में स्प्रे किया जाता है, ये छट्टा नहीं दिया जाता, ये दानेदार शक्ल में नहीं होता, ये आपको लिक्विड फार्म में मार्केट से हर जगह से मिल जाता है। कोशिश करें कि इंपोर्टेड NPK हो, क्योंकि लोकल और चाइना का वो काम नहीं करता। तो NPK का स्प्रे गंदम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी सर। उसके बाद जब हमने तीसरा पानी लगाया, ये हमने तकरीबन 5 फरवरी को हमने इसका तीसरा पानी लगाया। तकरीबन उस वक़्त हमारी फसल जो है ना वो 85 डेज़ के करीब थी, 85 दिन की फसल थी। उस वक़्त हमने इसको तीसरा पानी लगाया, और तीसरे पानी के साथ हमने इसको हाफ बैग यूरिया और 25 किलो SOP पोटाश जो होती है ना, वो फ्लड सल्फर ऑफ पोटाश, सल्फर ऑफ पोटाश, सल्फर ऑफ पोटाश, हाँ जी, वो हमने फ्लड किया। और उससे हमारी जो फसल थी गंदम की फसल, उसका दाने का साइज़ बड़ा ज़बरदस्त बना, झाड़ जो उसका वज़न है वो बड़ा शानदार बना, और सबसे अहम चीज़ उसकी कद, हाइट और उसका सिट्टे का साइज़, यानी बड़ा ज़बरदस्त सिट्टे का साइज़ निकला। और ये सारी चीज़ें, ये सारे अवामल काम हमने अपने फील्ड पे किए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमारी फसल बेहतरीन फसल थी, और हमने पंजाब में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है गंदम के जो नुमाइशी प्लाट था उसमें। बहुत शुक्रिया सर, इंतहाई शुक्रिया आपका। गंदम का ताल्लुक ऐसी फसलों से है जो बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करती, बल्कि सिर्फ इतना पानी पसंद करती है कि इसकी जड़ें जो हैं वो वत्तर में रहें, वो खुश्क ना हो। क्योंकि अगर जड़ें खुश्क हो गई तो गंदम का ज़मीन से ग़िज़ाइयत लेने का अमल रुक जाएगा, जिससे गंदम की पैदावार मुतासर होगी। ये कैसे पता चले कि जड़ों में वत्तर है कि नहीं, ये हम अभी आपको करके दिखाते हैं। हम इस वक्त एक गंदम के खेत में मौजूद हैं, और इस खेत में अभी पानी लगने वाला है कि नहीं, मैं अभी अपने किसान भाइयों को करके दिखाता हूँ। आपने करना ये है कि 4 से 6 इंच मट्टी हटानी है ऊपर से, और ये देखें जी, जब आप मट्टी हटाएंगे तो आप ऐसे मट्टी पकड़ के इसको दबाएंगे तो ये आपको गोला बन गया है, यानी मट्टी इस पोजीशन में है कि वो कंपैक्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी वत्तर है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे केस में ये होगा जब नीचे जड़ों में भी मट्टी की हालत ये हो इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि इसको पानी लगाने वाला है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हम हर साल अपनी टोटल गंदम का 25% तक पोस्ट हार्वेस्टिंग में ज़ाया कर देते हैं। इसकी वजह बहुत सादा सी है, हमारी ज़री मशीनरी के ऊपर इंपोर्ट पॉलिसी नहीं है। जिस तरह गाड़ियाँ 3 साल से ज़ायद पुरानी इंपोर्ट नहीं हो सकती, इसी तरह ज़री मशीनरी की भी पॉलिसी होनी चाहिए। हम आज भी 40 साल से ज़ायद पुरानी मशीनरी और ख़ास तौर पर कंबाइन हार्वेस्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस 25% से भी ज़ायद है। ज़िला रहीम यार खान की ज़रखेज़ी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 82 मन पैदावार लेने वाला किसान भी इसी ज़िले से है, जबकि 78 मन फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार लेकर दूसरी पोजीशन लेने वाले हाजी मोहम्मद असलम साहब का ताल्लुक भी ज़िला रहीम यार खान से है। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आपने मुबारक, शुक्रिया। आपने इतना बड़ा कारनामा किया पाकिस्तान के लिए। जी हाँ। तो ये मुश्किल काम है या आसान है? दूसरे फार्मर क्यों नहीं ये कर पा रहे? ये सर काम मुश्किल भी है बहुत, मतलब कि किसान जड़ी है ना ज़मींदारा बहुत आन मुश्किल है,
इस पे ख़र्चे बड़े आने होते हैं, इस पे है ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और ज़मीन की देखभाल अच्छे बीज का इंतखाब होता है, और ज़मीनों के लेज़र और खादों का इस्तेमाल, दवाइयों का इस्तेमाल, इससे बहुत ज़्यादा देखभाल की आना ज़रूरत होती जी है। हाजी साहब, आपसे हम बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे, लेकिन मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले नंबर पर आने वाले हमारे फार्मर हैं वो भी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, उनका भी जो तालीमी लेवल है वो ग्रेजुएशन है। और हाजी साहब जो हैं दूसरे नंबर पर जो आए हैं गंदम की पैदावार में, वो भी उन्होंने भी मैट्रिक किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई पीएचडी नहीं है और कोई बहुत बड़ा साइंसदान नहीं है जिसमें ज़्यादा पैदावार का रिकॉर्ड लिया। ये हमारे आम किसान हैं। तो आम किसान अगर ये पैदावार ले सकते हैं तो बाकी भी हमारे जो फार्मर हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि ये जो हमारे साइंसदान हैं, ज़रूरी साइंसदान और प्रोफेसर्स, वो इस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाए? ये एक सवाल है जिस पे हम कभी तहकीक करेंगे। हाजी साहब, ये बताएं कि आपने क्या मुनफरिद काम किया दूसरे किसानों से? ये सर दूसरे किसानों से मुस्तर काम ये किया है कि हमने जो छिटियाँ वगैरह होती है ना, वो हम बेच कुतराई करता है। अच्छा हाजी साहब ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਪਾਣੀ ਕਿਦੋਂ ਲਾਣਾ? ਪਾਣੀ ਜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਤਰ ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਪ ਛੱਡ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਣੀ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जब तक कणक दे 3 पत्तर बन ना चुके हों। पहले पानी नहीं लगाना चाहिए। यानी दो पत्ते बन गए, 2 पत्ते ने जो इन्हें 3 पत्ते बना लिया फिर पानी लगेगा। 2 पत्ते ने तो जो तीसरा भी ना निकलेगा फिर इन्हू पानी लगाने की जरूरत पानी लगानी। अच्छा चलो ये दसो कि जो तुसी नाइट्रोजन खाद पानी इन्हू पहले पानी नाल पानी दूसरे पानी नाल? इन्हू पहले फास्फेट थले देनी है जी, DAP, और तजज़िये दे मुताबिक जिन्नी ज़मीन नू ज़रूरत है, फिर पहले पानी ते जिहड़ी खाद दा इस्तेमाल करना है तजज़िये दे नाल। यूरिया पानी ते यूरिया, जे NP पानी NP, जे गुआरा पानी ते गुआरा। वो तजज़िये दे नाल पानी है, बगैर मशवे तो नहीं चल सकती गड्डी। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 4-5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਏਕੜ ਦੀ ਗੋਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਘੱਟ ਮੰਗਦੀ, ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5-10 ਮਣ ਦਾ ਏਕੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। छोटी स्टेज तो इन्हों ले जाना होता है आने ऊपर। जी बहुत शुक्रिया हाजी साहब। तो हाजी साहब आपने देखा कि सिर्फ मैट्रिक पास हैं और कोई डॉक्टर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की प्रोग्रेस से ज़्यादा प्रोग्रेस उन्होंने दी है इस वक्त। और हमारी दुआ है कि वो इस साल इससे ज़्यादा गंदम लें ताकि पाकिस्तान के किसानों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएं। अमूमन हमारा पहले पानी के बाद गंदम में चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। ये जो नैरो लीफ हैं, घास नुमा, दुम्बी सिटी, जंगली जई वगैरह या सलाई सिटी वगैरह, ये लेट आती हैं या दूसरे पानी के बाद। हमारा फार्मर जो जिस चीज़ों पे मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ क्या करता है कि वो पैसे बचाने या कह लें कि टाइम बचाने के लिए, पता नहीं वो टाइम उसने कहाँ खर्च करना होता है, एक ही स्प्रे करता है दोनों को मिला के। या अब डुअल पर्पज़ भी आ गई हैं ऐसे प्रोडक्ट के, दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को मारते हैं। अच्छा, इसमें नुकसान क्या है?
जो मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। होता ये है कि अभी आपकी नैरो लीफ या वो घासनुमा जड़ी बूटियाँ सही तरह नहीं उगी, चौड़े पत्ते वाली तो कंट्रोल हो गई, लेकिन बाद में क्या होगा, जब वो पूरे जोबन पे आएंगी तो फिर वो मसला बनेगा फिर फार्मर के लिए, फिर उस वक्त उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप लेट कर देते हैं कि नहीं वो जो घासनुमा जंगली जई दुम्बी सिटी वगैरह वो भी निकल ही आए तो इकट्ठा ही एक स्प्रे करेंगे, होगा क्या कि उस वक्त तक ये मैना मटरी या चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ ना जी, बाथू, ये जंगली पालक वगैरह, ये बहुत बड़ी हो चुकी होंगी। साथ इस वक्त तहसील सादकाबाद के रिपोर्टर, सुनो टीवी के रिपोर्टर ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि हुकूमत गंदम के नुमाइशी प्लॉटों का एनालिसिस किस तरह करती है और किस तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले किसानों को नॉमिनेट किया जाता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तरीकाकार है हुकूमत का, किस तरह फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो पोजीशन वाले फार्मर हैं उनकी अनाउंसमेंट की जाती है? ये तरीक़ाकार इनका ये है कि जो भी ज़िम्मेदार होता है ना, जिसका प्लाट नुमाइशी प्लाट होता है, वो एक एप्लीकेशन देता है सरकारी महकमा ज़राअत वालों को। वो जो है वो कहता है कि जी हमारा जो है ना प्लाट नुमाइशी है, इनको जो है ना नुमाइश के लिए आप अपने प्रोग्राम में सेट करें। तो वो एक टीम मुकर्रर कर देते हैं 5 बंदों की, जिसमें अफसरान होते हैं, उनके मेन अफसरान होते हैं। वो आकर चेक करते हैं उस प्लाट को कि क्या ये नुमाइश के लिए तैयार भी है या नहीं। फिर वो चेक करके उस प्लाट को जो है नुमाइश के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो है वो फिर मुख्तलिफ जो है टाइम में उसको चेक करते हैं। 2 मरले के प्लाट में वो आकर जो है ना उस गंदम को उसको चेक करके उसका वेट करके देखते हैं, फिर उसी हिसाब से जो है ना उसका जो टोटल जो एवरेज आती है वो निकाल लेते हैं। यानी 1 एकड़ से वो 2 मरले की कटाई करके उस गंदम का वजन करते हैं और उसको पूरे एकड़ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि जब ये प्रोग्राम चल रहा होता है और किसानों को अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, नॉमिनेशन उनकी होती है, फिर सिलेक्शन, फिर अवार्ड्स, तो इसमें मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं, वो पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, या चुप करके दफ्तरों में ये काम होता है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसे जो है ना इवेंट बिल्कुल प्रॉपर इवेंट होता है और बड़ा इवेंट होता है। उसके लिए जो है वो सारे लोग जो आते हैं, ज़िम्मेदार आते हैं, और मीडिया भी वो आती है, प्रॉपर उनको जो है बुलवाया जाता है इदारे की तरफ से, जो एग्रीकल्चर वाले अफसर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि न्यूजीलैंड के एरिक वाटसन ने फी एकड़ तकरीबन 160 मन गंदम लेकर दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी बिना पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया। खुराक की कमी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मसला बनता जा रहा है। जो मुल्क आज से ही इस कमी को पूरा करने के लिए काम करेंगे, वही अपनी आवाम को मेल न्यूट्रिशन से बचा पाएंगे। गंदम पैदा करने वाले दुनिया के 7 बड़े ममालिक की बात की जाए तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो 5 करोड़ 80 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करके फी एकड़ 58 मन के हिसाब से 13 करोड़ 42 लाख टन गंदम पैदा करता है। इंडिया 73 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करके 10 करोड़ 76 लाख टन गंदम की फसल हासिल करके दूसरे नंबर पर विराजमान है। रूस 30 मिलियन एकड़ पर 85 करोड़ 90 लाख टन गंदम पैदा करता है, जिसकी फी एकड़ पैदावार 70 मन है, और ये वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका 37 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करता है और 50 करोड़ टन पैदावार हासिल करता है, जबकि इसका नंबर चौथा है। कनाडा 24 मिलियन एकड़ पर गंदम लगाकर 35 करोड़ 2 लाख टन गंदम हासिल करता है। फ्रांस 12 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करता है और सालाना 30 करोड़ 15 लाख टन गंदम की पैदावार लेता है, जबकि पाकिस्तान 23 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करके 27 मिलियन टन गंदम की पैदावार लेता है और गंदम पैदा करने वाले मुल्कों की सफ में 7वें नंबर पर है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गंदम बरामद करने वाला मुल्क है। वो सालाना 42 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट करके 10 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाता है। किसान भाइयों, आज के प्रोग्राम में बताई गई बातें किताबी नहीं बल्कि अमली बातें हैं।
ऐसे लोगों के रूल्स और असूल हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छी पैदावार ली। आप भी अगर 25 मन की बजाय 60 से 70 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार लेना चाहते हैं तो इन रहनुमा असूलों पर अमल करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ हस्बे महमूद साइम रशीद साहब मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा, हुकूमत ने किसानों के धरने की वजह से 1800 अरब रुपए का किसान रिलीफ पैकेज दिया है, क्या किसान अब इससे मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया बेंजामिन साहब। बुनियादी तौर पे जी ये रिलीफ पैकेज दिया गया 1800 अरब का। अगर आप इसको देखें, कंपैरिजन करें, पिछले साल 2021 के अंदर 1400 अरब दिया गया था। उस वक्त डॉलर की प्राइस थी 155 रुपये और आज डॉलर की प्राइस 225 रुपये है। अगर आप इसको इस कंपैरिजन में देखें तो ये रिलीफ पैकेज की जो अमाउंट है पिछले साल से तकरीबन 35% कम बनती है। और ये बेसिकली रिलीफ पैकेज नहीं है, ये तो रूटीन का पैकेज है जो दिया गया है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। पिछले साल जो बिजली का यूनिट 5 रुपये था उसको 13 रुपये कर दिया गया है, उसमें 260% इजाफा हुआ है। और इसी तरह आप देखा जाए तो बाकी जो प्राइसेस हैं खादों की, वो पिछले साल से इस साल की निस्बत 200 से 250% इजाफे पे इस वक्त बिक रही हैं। साहब क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं? किस जगह पे किसान को रिलीफ दिया गया और किस जगह पे माफिया को रिलीफ दिया गया इस पैकेज में? ये भी कहा जा रहा है, अक्सर किसान तंजीमें कह रही हैं कि ये किसानों के लिए नहीं है, ये रिलीफ पैकेज माफिया के लिए है। तो माफिया कहाँ से आ गया? ये तो किसान पैकेज है। देखिए, इसमें जो पहला रिलीफ दिया गया कि जो बिजली का यूनिट आपका बहुत महंगा हो चुका था उसको 13 रुपये कर दिया गया, ये किसी हद तक रिलीफ है। पिछले साल से महंगा है लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में ये मुनासिब है। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र की DAP की बात की गई, DAP पे 2500 रुपये का रिलीफ दिया गया, सब्सिडी दी गई कंपनीज़ को। उसकी कीमत में तकरीबन 58 अरब रुपये ये गवर्नमेंट को देगी। तो DAP की जो प्राइस है मार्केट में इस वक्त 11,500 पे आ गई है। तो DAP तो पहले भी 12,000 में बिक रही थी, फिर 2500 का जो सब्सिडी दे दी आपने, ये डायरेक्ट कंपनीज़ को, माफिया को आपने ओब्लाइज कर दिया है। किसानों को इसका एक्चुअल फ़ायदा 500 रुपये फी बैग से ज़्यादा नहीं हुआ। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर की इंपोर्ट है उसके ऊपर हुकूमत ने कुछ छूट दी है टैक्सेस की, और पुराने ट्रैक्टर इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये किसान की फेवर में है? बेंजामिन साहब देखें, किसान को वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आप देखा करें कि जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं वो होनी चाहिए रियासत के फेवर में। आपकी जितनी भी ट्रेडिंग पॉलिसीज़ होती हैं, जो उन पर ट्रेडिंग फोकस होती हैं, वो आपके लिए डॉलर, आपके लिए वक्ती तौर पर फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें ख़ास मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाया जाता है और कहा जाता है अवाम का फ़ायदा। हुकूमत ने मज़ीद 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है और बाकायदा इसका टेंडर भी ओपन हो गया और मुख्तलिफ हलकों में चेम गोइयाँ चल रही हैं कि इसमें एक बड़े स्केल पे करप्शन हुई है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, TCP ने 26 अक्टूबर को 2 बिड्स ओपन की और एक बिड में आपका 3 लाख टन थी और एक बिड आपकी 5 लाख टन थी, और हमारे ज़राए से अभी उनके डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। उसमें जो 3 लाख टन की बिड थी उसमें गंदम का रेट इंपोर्ट का लोएस्ट जो ऑफ़र थी वो $520 फी मेट्रिक टन थी, और जो कि 5 लाख टन के लिए उसके अंदर आपकी ऑफ़र $373 है। इसका मतलब है कि $147 फी मेट्रिक टन 3 लाख टन गंदम पे ज़्यादा दिए गए हैं। तो ये अगर अमाउंट करती हैं तो ये इस ह्यूज अमाउंट। ये सैलाब के असरात आना शुरू हो गए साइम साहब। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता इन दिनों से आज की अगर बात की जाए तो 40% सब्जियों की एक्सपोर्ट कम हो गई है। और किस किस चीज़ पे असरात देख रहे हैं आप सैलाब के? असल मसला जो हमें आ रहा है सैलाब का, वो हमारी गंदम की मुमकिन पैदावार में कमी है, क्योंकि सिंध का बहुत सा इलाका जिस वक्त जो है अभी तक इस कंडीशन में नहीं है कि वहाँ पर गंदम की बिजाई हो सके। और गंदम की पाकिस्तान की जो नेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट है वो 30 मिलियन टन है, और मुझे लग रहा है कि अगले साल हमें कम से कम 2.5 से 3 मिलियन टन की शॉर्टेज का हमें शिकार हो सकते हैं। सर, हुकूमत ने साइलेज की मशीनों के ऊपर 3 लाख रुपए फ़ी मशीन सब्सिडी देने का ऐलान किया है और इसका मकसद ये है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है इसमें जो खुराक की कमी है उसको ओवरकम किया जा सके। और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी ये सब्सिडी लेना चाह रहे हैं तो 9211 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के आप ये सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आपके पास कम से कम 10 जानवर और ज़्यादा से ज़्यादा 30 जानवर हैं और ये जानवर महकमा लाइफ स्टॉक के पास रजिस्टर्ड हैं तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में इस सब्सिडी को हासिल करने के लिए। सर, इस हफ्ते से बारिशें मतवक्के हैं, यानी इतवार वाले दिन से पंजाब और मुख्तलिफ एरियाज़ में, ख़ास तौर पर अपर पंजाब और हमारे सिंध के कुछ इलाके में, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहां गंदम की बुवाई शुरू हो चुकी है, कुछ इलाकों में मुकम्मल हो चुकी है। तो इस बारिश के क्या असरात होंगे और अगर बारिश हो जाती है तो फिर फार्मर को क्या प्लान करना चाहिए? देखें, गंदम का जो आइडियल बिजाई का सीज़न है वो है 1 नवंबर से 15 नवंबर, और बारिशों की वजह से ये इस पर 20 दिन की ताख़ीर हो सकती है, 15 से 20 दिन की। जिन लोगों ने तो इस वक्त अपनी फसल की बिजाई कर ली है और उनकी वो जर्मिनेशन होगी, उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं।
मेजोरिटी लोग ऐसा करें कि जिन्होंने अभी बिजाई नहीं की और बारिशें आ रही हैं तो वो गपशप तरीके से निकतर तरीके से अपने गंदम की काश्त करें और इसमें वो 20% अपना बीज ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके 50 किलो इस्तेमाल करना है 60 किलो करें और जब बारिश हो जाए उसके बाद गीली ज़मीन पे तर्ज ज़मीन के ऊपर ज़ोर से इस तरह छट्टा मारें कि आपका बीज जो सा है वो ज़मीन के अंदर चला जाए और उसके बाद उसमें किसी दरख्त की झाड़ी लेकर उसको अच्छी तरह फेर ले ताकि ज़मीन के अंदर बीज मिक्स हो जाए। सर अगर बारिश कम होती है और वत्तर की हालत में भी नहीं होती, तर वत्तर होता है, तब किसान को क्या करना चाहिए? क्या मज़ीद पानी लगा के उसको गपछट करना चाहिए? देखिए 2 तरीके हैं, या तो मज़ीद पानी लगा के गपछट कर ले या वो ऐसा कर ले कि ज़मीन में ज़्यादा हल चला कर उसको ओपन कर ले ताकि वो उसमें से नमी जो सी है वो धूप लगने से कम हो जाए, उसके बाद उसमें वो बिजाई कर ले। जी बहुत शुक्रिया साइम साहब। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।